डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसी कड़ी में स्टीरियो आइसोमर्स की कड़ी में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा दो किस्म के होते हैं, कन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल में भी फिर कौन से होते हैं हमारे एनांशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये सारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है कन्फिगरेशनल में। कन्फिगरेशनल के अंदर भी ये क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स, मतलब जिनकी मिरर इमेज रिलेशन नहीं होती है आपस में, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं, हम पहले तो ये देखेंगे। ज्योमेट्रिकल हमारे आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें की सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, लॉक्ड होते हैं। क्यों होते हैं ये लॉक्ड? वाई लॉक्ड? लॉक्ड इसलिए क्योंकि इनमें क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या मतलब है लॉक्ड? इनके सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि दो अगर आइसोमर हैं, उसमें एक किस्म का आइसोमर दूसरे में इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि उसकी पोजीशन जो होती है उसके सब्स्टिट्यूएंट की, वो इसलिए लॉक्ड होती है क्योंकि उसमें रोटेशन, वो जैसे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन में तो फ्री होता है रोटेशन, लेकिन इसमें फ्री नहीं होता है। इसमें क्या होता है, और ना ही ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। उसके बाद भी क्यों है ये स्टीरियो आइसोमर्स, इनका 3 डायमेंशनल जो है स्पेस में अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, क्यों एक आइसोमर का दूसरे से भिन्न है? वो इसलिए है क्योंकि इनमें रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड, वो दो कारणों से है जिससे एक आइसोमर दूसरे में नहीं बदला जा सकता है, बदल सकता है। वो इसलिए या तो इसमें डबल बॉन्ड है, वो कार्बन कार्बन भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकता है, या इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका रिंग स्ट्रक्चर है। तो डबल बॉन्ड होने से क्या होता है, क्योंकि हमें मालूम है डबल बॉन्ड्स किससे बनते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होते हैं उसमें जो p ऑर्बिटल होगा अनहाइब्रिडाइज्ड, एक कार्बन का एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल वो दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा, लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड। अब अगर ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है वो घूमे, यानी कि जो पी ऑर्बिटल से बना है, तो वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस कारण जो ग्रुप अगर एक में कहीं नीचे की तरफ लगा है, मतलब नीचे की तरफ कहने का मतलब यह है, डायरेक्शन इसलिए ऐसे ही बता रहे हैं क्योंकि जिससे आपको पता लगे कि एक से ग्रुप अगर एक तरफ लगे हुए हों और वो कोशिश करें कि जैसे दूसरे उसी के आइसोमर में है कि एक से ग्रुप अलग अलग दिशाओं में लगे हों, वो घूम करके चेंज नहीं हो सकते हैं, यानी कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है डबल बॉन्ड के कारण। रिंग के कारण भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा क्योंकि अगर कार्बन, जबकि उसमें सिंगल बॉन्ड है, पर अगर दो कार्बन के बीच का बॉन्ड घूमेगा तो रिंग टूट जाएगी, स्ट्रक्चर ही खत्म लग। तो इस वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। पहला कारण तो ये है, मतलब किस किस्म के हमारे कंपाउंड्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। दूसरा जो है, ये जब वो फुलफिल करें, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें जो ग्रुप लगे हुए हों, वो ये कार्बन है तो इसमें ये ए और बी दो अलग ग्रुप हैं, ए और बी। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले में ये ग्रुप जो है दोनों बी बी एक तरफ हैं, ए ए एक तरफ है। दूसरे में हो सकता है इसका उलट हो, यानी कि अगर ए इसमें यहां है तो अगले में हो सकता है ए इधर हो, तो इसके सापेक्ष वो क्या होगा, ट्रांस होगा, वो उसका दूसरा आइसोमर होगा। तो ये कंडीशन जरूरी है कि एक डबल बॉन्डेड जो हमारा है कार्बन, उसमें दोनों जो ग्रुप्स हों वो समान नहीं हो। अगर वो दोनों एक से होते हैं जैसा कि इसमें है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ऐसे अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए गए हों और आपसे कहा जाए कि इसमें से सेलेक्ट करिए कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, तो आई एम श्योर आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि कार्बन में, हर कार्बन में लगे हुए ये दो ग्रुप जो हैं ये एक जैसे ना हो, इधर एक जैसे ना हो। अगर एक जैसे हैं तो इस कारण वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलिए देखें इसमें ये उदाहरण, हम ये बहुत सरल उदाहरण है, 2 3 4 5 देख रहे हैं ना, पेंटीन है, पेंटीन। अब इसमें आप देख रहे हैं पेंटुइन, ये पेंटुइन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कार्बन में लगे हुए दोनों फर्क हैं, इसमें भी दोनों फर्क हैं।
अब देखिए इसमें दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं तो हम इसको कह सकते हैं सिस और इसको कह सकते हैं हम ट्रांस। ये तो सरल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे अगर यहीं पे हम जाएं ब्यूटीन डायोइक एसिड में, ब्यूटीन डायोइक एसिड जो है ये इतने भिन्न होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि अमूमन नाम एक जैसा होता है, नहीं तो सिस ट्रांस लग जाता है या जेडी जो हम आगे देखेंगे। लेकिन इनमें इतना फर्क होता है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में कि इनको दो अलग नाम ही दे दिए गए, नहीं तो नाम एक ही होते हैं स्टीरियोआइसोमर्स के, तो नाम देखिए अलग दे दिए गए। क्योंकि जैसे ऊपर है ना, आपने देखा ना दोनों ही जो है ऊपर ये क्या है, ये दोनों के दोनों, ये दोनों है पेंटोइन है, एक सिस पेंटोइन है और एक ट्रांस पेंटोइन है। लेकिन इस केस में नाम ही फर्क हो गए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स में इनके इतना फर्क है सिस और ट्रांस के कि एक को जो सिस वाला है उसको हम कहते हैं मैलेइक एसिड और दूसरे को हम क्या कहते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। ये दोनों ग्रुप एक तरफ होने से ये सारा फर्क पोलैरिटी जो है डाइपोल की वजह से ये एक तरफ है दोनों, तो ये ज्यादा पोलर, ये दोनों अलग अलग ट्रांस हैं तो नेचुरली लेस पोलर। ये वाला इसमें दिख रहा है सिमेट्री ज्यादा है ट्रांस में और सिस में सिमेट्री कम है। सिंस सिस का जो है बहुत हाई बीपी होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रांस, तो नाम ही अलग है। अब अमूमन इनमें ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ एक अपवाद हैं, उनमें से एक ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ जो इसमें है अपवाद, यानी कि एक्सेप्शन जो है, जैसे कि ये है इथाइलिन का डाइफ्लोरो और डाइक्लोरो, दोनों ही सिस दिखा रखे हैं यहाँ। अब इसका ट्रांस होगा, ऐसे ही इसका भी ट्रांस होगा क्योंकि ये फुलफिल करते हैं ना वो कंडीशन कि इस एक कार्बन में लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग हों। अब ये इनका एक्सेप्शन, यानी कि सिस होते हुए ये बहुत स्टेबल है, दे आर मोर स्टेबल देन देयर ट्रांसफॉर्म्स, तो अनयूजुअल। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, फ्लेमिंग ने कहा 2009 में लगभग ये कि इंटरेक्शन होता है इनमें जो जिसको सिस इफेक्ट कहते हैं, इसके एंटी पेरिप्लेनर जो होता है CH वो सिग्मा और ऑर्बिटल एंड जो लो लाइंग इसका होता है कार्बन और हेलोजन का, चाहे वो CCl हो चाहे वो CF हो, उनका ऑर्बिटल, तो उनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से उनमें स्टेबलाइजेशन आ जाता है। ये इसके पीछे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये फ्लेमिंग और भी कुछ कई दिए गए हैं इसमें, तो ये उसका मान्यता थोड़ी ज्यादा है कि इस वजह से जिसको कहते हैं हम सिस इफेक्ट, ये सिस इफेक्ट है कि जिसके कारण ये हमारा डाइफ्लोरोइथाइलिन और डाइक्लोरोइथाइलिन इनका सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द ट्रांस फॉर्म। अब हम देखते हैं इन्हीं के कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो नेचुरली ये भी एग्जिबिट करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये इस तरह लिखा हुआ है, देखिए साइक्लोहेक्सेन डाइमिथाइल ये दिखा रखा है, ये दोनों एक ही साइड है, यानी कि सिस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में ही सिस हैं, ये कोई फर्क नहीं है, इस तरह या इस तरह सिस दिखा रहा है, दोनों एक ही साइड है, चाहे दोनों वेज में हो चाहे दोनों डैश में हो। और यहीं पे इनका ट्रांसफॉर्म जो हम इस तरह लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म इसका, ये इसका ट्रांसफॉर्म है। तो अब बताइए, सोचिएगा आप कि ये जो स्ट्रक्चर लिखा है साइक्लोहेक्सेन का ही, जहां सब्स्टिट्यूटेड है ये 1 2 3 ट्राइमिथाइल है, ये 1 1 3 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? जरा सोच के आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं कि ये शो करेगा या नहीं शो करेगा। अब रिंग स्ट्रक्चर के बाद अब हम आते हैं, इसमें उदाहरण आप बहुत कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एक एक इस तरह दिया है जिससे समझ आ जाए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी किस तरह एग्जिबिट करते हैं हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और वो क्लियरली बहुत आसानी से इसमें दिख रहा है। अब हम देखते हैं ये अगला स्ट्रक्चर। चलिए, अभी तक तो हमने सिस और ट्रांस की बात करी थी, अब हम यहाँ देखें, अब यहाँ है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरा, कार्बन पे लगे हुए ये अलग अलग हैं, ये भी अलग अलग हैं, जैसे ए होने चाहिए थे ए बी, पर इसमें हम इसको सिस या ट्रांस कह के तो क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें और इसमें भी जो लगे हुए हैं, इस एक कार्बन में तो दो हैं ही अलग, ए और बी, पर यहाँ भी ए और बी नहीं है, यहाँ सी और डी है, यानी कि चारों अलग हैं। देखिए, तो अब हम किससे क्या कहें, सिस और किसको कहें, ट्रांस। तो इसके लिए अब IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है, जो ऑल ओवर यूज करा जाता है और जो बहुत सटीक बैठता है इवन फॉर सिस ट्रांस, वो है हमारा EZ नॉमेनक्लेचर। तो हम देखते हैं वो प्रायोरिटी रूल्स को फॉलो करता है। प्रायोरिटी रूल्स यानी कि CIP, कान, इनगोल्ड, प्रिलॉग जो हमने R और S में देखा था, उसी तरह से प्रायोरिटी की हम फिक्सिंग करते हैं और उस हिसाब से क्या बता सकते हैं कि कौन सा Z है और कौन सा E, क्योंकि अब इस कार्बन में लगे हुए दोनों फर्क हैं, इस कार्बन में दोनों लगे हुए फर्क हैं, और इसके अलावा इस कार्बन और इस कार्बन में भी कोई एक ऐसा नहीं है जो A हो या B हो, यानी कि ये सारे जो लगे हुए हैं चारों, ये क्या है, ABCD। तो इस केस में प्रायोरिटी फिक्स करें, पहले सिर्फ एक कार्बन में देखें जो लगे हुए दो ग्रुप्स हैं, एक कार्बन में लगे हुए दो ग्रुप्स को हम प्रायोरिटी फिक्स करेंगे CIP से कि एटॉमिक नंबर किसका, इसका ज्यादा, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर ये सेकंड हमने नंबरिंग कर दी। पहले एक का, रिमेंबर ऐसा नहीं कि पहले इसका और इसका एक एक देखें, एक ही के दोनों देखते हैं। हमने एक के दोनों देख लिए, एक ही में लगे हुए दोनों ग्रुप्स को देख लिया, 1 और 2। फिर हमने दूसरे कार्बन में लगे हुए दोनों ग्रुप्स को देख लिया, तो ये वाला 1 हायर एटॉमिक नंबर, फिर ये 2। अब हम देखेंगे कि क्या 1 1 एक तरफ है, यस इसमें एक तरफ है, 1 1 एक तरफ, 2 2 एक तरफ, तो ये कौन सा हो गया हमारा, जैसे सिस में होता उसी तरह, एक्सेप्ट अब की प्रायोरिटी यूज करके करा, तो ये हमारा Z आइसोमर, Z फॉर ज़ूसमेन, ये जो है जर्मन भाषा में यानी कि सिस है, उसी तरह है। तो कैसे करेंगे हम नॉमेनक्लेचर इसका, EZ, एक ही कार्बन में लगे हुए पहले दोनों को प्रायोरिटी फिक्स कर लेंगे, फिर जाएंगे उसके बाद दूसरे कार्बन में, उसमें लगे हुए दोनों का फिक्स कर लेंगे। हम इसका भी पहले कर सकते हैं, इसका वो कोई फर्क नहीं, पर देखेंगे एक ही कार्बन में लगे हुए दोनों ग्रुप्स को, तो ये आ गया Z। अब वहीं पे ये हमने देखा, तो चलिए ये वाले कार्बन में कौन से दो ग्रुप्स हैं, ये हायर एटॉमिक नंबर 1, फिर ये 2। ऐसे ये वाले में जो लगे हुए हैं दोनों कौन से हैं, ये हायर एटॉमिक नंबर 1 और ये 2। इसमें अब देखें तो 1 और 1 क्या एक साइड है, नहीं, 1 और 1 ऑपोजिट साइड है, जैसे कि एंटी में होते हैं। तो एंटीजन यानी कि इसको जो जर्मन में है ENTGEGEN, यानी कि ये E फॉर्म है हमारा। प्रोनाउंसिएशन इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम सेइंग इन जर्मनी। तो जर्मन लैंग्वेज जो है, तो ये हो गया E, एंथ मतलब है एंथ, एंथ मतलब ये एक दूसरे के एंटी हैं, ऑपोजिट हैं। तो ZE नॉमेनक्लेचर। अब यही हम अप्लाई करते हैं 2-3 एक उदाहरणों में कि हम देखें कि हमारा ये कौन सा आइसोमर। चलिए आते हैं हम सबसे पहले इस वाले उदाहरण में। ये उदाहरण आप देखिए, इस तरह लाइन स्ट्रक्चर बना रखा है। अगर पहले हम इसमें जो ब्लू से इंडिकेट कर रखे हैं वो तो नंबर ऑफ यहाँ से है कार्बन, तो नेचुरली ये तो Cl है, तो 1 2 3 4 ये है हमारी जो चेन है। 1 क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ तो 1 2 और दूसरा यहाँ लगा हुआ, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है और एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और डबल बॉन्ड यहाँ। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 4 कार्बन का ये है। तो ब्यूटा और कितने बॉन्ड्स हैं इसमें, 1 पे है एक और एक कार्बन नंबर 3 पे ब्यूटाडाइन। तो 1 क्लोरो और 2 पे क्या लगा हुआ है देखिए CH2 CH3, 1 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटाडाइन। दिखने में इस तरह दिख रहा है ना, तो अब आप समझ गए 1 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, 2 पे लगा हुआ है CH2 CH3 यानी कि 2 इथाइल ब्यूटाडाइन। सो 1 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटाडाइन। अब हम चलिए जो रेड से लिखा है वो इसमें है इसकी नंबरिंग प्रायोरिटी के हिसाब से CIP नॉमेनक्लेचर। तो ये कार्बन में यहाँ क्या है आप देखिए, एक तो ये है, तो नेचुरली दूसरा इसमें यहाँ हाइड्रोजन होगा जो दिखाया नहीं है, लाइन स्ट्रक्चर है। तो पहली प्रायोरिटी इसकी आएगी, दूसरी इधर लगे हुए हाइड्रोजन की। यहाँ ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन लगा है क्योंकि वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, नहीं तो A 2 तो डबल बॉन्ड, तीसरा इससे, चौथा हाइड्रोजन से।
तो पहली प्रायोरिटी इसकी, दूसरी ऊपर। अब दूसरे वाले डबल बॉन्ड की तरफ जाएं, ये वाले डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में ऊपर लगा हुआ है सी, नीचे भी लगा हुआ है सी, तो ये तो बराबर। अब हम उससे आगे मूव करें, सी डबल बॉन्ड सी का मतलब है कि इसी को हम कार्बन को दोहराएं, यानी कि एक कार्बन फिर दूसरा। अब यहाँ देखिए सी, ये डबल बॉन्ड है ना, तो इसकी प्रायोरिटी यहाँ सी के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ सी के साथ लगा हुआ है एच, CH2 है ना ये, और ये है सी डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होता है तो सी को ट्वाइस, यानी कि तो इसकी प्रायोरिटी सी समझ लीजिए, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसकी कम। तो यानी कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर ये सेकंड। हम देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक साइड है, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, जेड। क्या हो गया, ये जेड हो गया। You follow now the EZ nomenclature. Now let's see some more examples drawn in a slightly fanciful way, but that is how you can get it in your exams. अब देखें इसमें ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का वाला कंपाउंड है। चाहे यहां से गिने तो भी 6 कार्बन, यहां से गिने तो भी 6 कार्बन। हेक्स है यानी कि, और हेक्स में भी देखिए 2 पोजीशन, 3 और 4 पोजीशन। 2 और 4 में क्या लगा हुआ है, 2 और 4 में लगा हुआ है हमारा डबल बॉन्ड, तो हेक्स 2,4 डाईन हो गई। अब ये हेक्स 2,4 डाईन हमको दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड्स हैं, हमको दिख रहा है डबल बॉन्ड जो है वो अलग अलग ग्रुप से लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे CH3 है, तो इधर क्या होगा H, इस वाले के नीचे यहाँ है ये CH इधर, तो इधर है यहाँ पे CH3, तो ऑटोमेटिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें हम बताएं, हम लिखेंगे पूरा नाम तो हमें बताना पड़ेगा। हमें दिख रहा है ना ये बॉन्ड जो है, इसमें यहाँ जो नहीं लिखा है, मतलब H वो ऐसे कोरिलेट करने में इजी होता है, वैसे दिखने में दिख ही रहा है ये। यहाँ H एक लगा हुआ इधर होगा, और इसमें भी एक H होगा, वो कहाँ लगा होगा, इधर होगा, यानी कि H और H एक दूसरे के एंटी हो गए। तो ये वाला तो कौन सा है हमारा, E, और इधर लगा हुआ P होगा यहाँ भी, तो क्योंकि 1 2 वैलेंसी इससे सेटिस्फाई है। तीसरा ये है, यहाँ भी तीसरे इससे, तो चौथा यहाँ भी एक एक हाइड्रोजन लगा होगा, वो क्या है, सिस है, एक ही डायरेक्शन में लगा है। हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड है, इसमें भी ये C नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें भी ये C नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि सिस। ये डबल बॉन्ड है, इसमें ये C ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें ये C नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये ट्रांस है। तो हम इसको पूरा नाम क्या देंगे, हम कुछ भी इस तरह से कह सकते हैं 2E, क्योंकि ये 2 है, E यानी ट्रांस, 4 Z, हेक्स 2,4 डाईन। वो तो तब हम कहेंगे जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे। अगर बाय द वे हम इधर से नंबरिंग करते हैं, तो इधर से तो पहले सिस वाला आ रहा है 1 2, तो हम कहेंगे 2Z 4E, क्योंकि 4 इधर आ रहा है, हेक्स 2,4 डाईन। तो इस तरह हमने इसका EZ नॉमेनक्लेचर जो है इसे देख लिया, ये किस किस्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब चलिए आते हैं ये वाले पे, इसमें भी देखिए कैसे हम बताएंगे। फिर उसी तरह डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल भी है। अब ट्रिपल तो हमें मालूम है 180 यानी लीनियर होता है, तो इसमें तो सवाल ही नहीं ज्योमेट्रिकल का। पर ये डबल बॉन्ड जो है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इस वाले केस में फिर से हम डबल बॉन्ड के पहले एक कार्बन के लगे हुए दोनों ग्रुप, तो ये Br पहली प्रायोरिटी, फिर ये दूसरी प्रायोरिटी हमने लिख लिया, रेड से लिखा है वो। ऐसे यहां भी अब हम देखें, ये कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, हायर एटॉमिक नंबर। अब ये जो है कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी कार्बन कार्बन कार्बन, पर कार्बन की प्रायोरिटी देखिए उससे लो होती है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन की पहली होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, यहाँ एक कार्बन को हम दूसरे से जोड़ेंगे, नेक्स्ट से जोड़ेंगे। अब यहाँ इस कार्बन को लगे हुए C है, फिर अगला पर इसमें क्या है, एटम ऑक्सीजन है, तो इसकी प्रायोरिटी हायर होगी, क्योंकि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन है, फिर कार्बन, मतलब यहाँ कार्बन के साथ कार्बन है, हाइड्रोजन तो खैर इधर है ही नहीं, क्योंकि इधर भी कार्बन है, लास्ट में इधर टर्मिनल में एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन के साथ यहाँ एक और कार्बन है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन तो होंगे ही, लेकिन साथ में एक क्या है, ऑक्सीजन, तो इसकी प्रायोरिटी हायर, तो 1 2। और अब हम देखें 1 और 1 कहाँ है, ऑपोजिट, यानी कि कौन सा आइसोमर हो गया, ये है हमारा E आइसोमर। अब हम देखते हैं ये उदाहरण, तो आप ये उदाहरण देखें, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस तरह, हमको देखना यही है, पर
ये बताने के लिए कि Z है या E है। इसको हम देखें, पहले ये वाला डबल बॉन्ड देखें। इस डबल बॉन्ड में क्या है, यहाँ कार्बन, कार्बन के साथ ये कार्बन और NH2, तो नेचुरली इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि नाइट्रोजन है यहाँ फिफ्थ ग्रुप, कार्बन कार्बन N। यहाँ वाले कार्बन के साथ तो क्या है, ये कार्बन के साथ कार्बन, फिर नाइट्रोजन, इस कार्बन के साथ ये CH2 है, इस कार्बन के साथ भी यहाँ क्या है, कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड होगी, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड। ऐसे ही अब हम ये वाले डबल बॉन्ड में, तो आप समझ गए ना, पहले हर एक डबल बॉन्ड के कार्बन पे लगे हुए 2 को देखते हैं, 1 2 लिख लेते हैं, फिर अगले वाले को देखेंगे और इसमें लिख लेंगे। तो यहाँ ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी पहली, इसकी दूसरी। अब हम देख रहे हैं इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले हैं वो ग्रुप्स एक तरफ हैं, तो ये कौन सा आइसोमर कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा Z आइसोमर। कौन सा आइसोमर है हमारा, Z आइसोमर है हमारा। तो ये था हमारा अभी तक का जो हमने देखा EZ नॉमेनक्लेचर। अब देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि EZ न यूज करके हम जो नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं वो होता है हमारा सिन। तो अब हम देखते हैं अगली किस्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो होता है हमारा ऑक्सीम्स में। जो ऑक्सीम्स यानी कि ऑक्सीम्स कैसे बनती है, कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन्स हो, जब वो हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्ट करती हैं NH2OH, तो क्या निकल आएगा H2O, और यहाँ क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH, यानी कि NH2 का H2 और O निकल गया, यहाँ क्या लग गया N और फिर ये OH। इसको ये क्योंकि एल्डिहाइड से बना है तो इसको कहते हैं एल्डोक्सीम। अगर यहाँ पे भी CH3 होता या एक और अल्काइल ग्रुप होता यानी कि ये कीटोन होता तो उसको हम कहते हैं कीटोक्सीम। तो ये हमारा है एल्डोक्सीम्स। तो ऑक्सीम्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम कैसे देखेंगे, उसमें हम देखिए कोरिलेट किस तरह करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की तो वैलेंसी 3 होती है, तो ये जो चौथा है वो उसमें ये लोन पेयर है, तो उसको रखते हुए इसमें इसलिए सिस ट्रांस न दे करके सिन एंटी ये यूज किया जाता है। अब देखिए ये एल्डोक्सीम है, एल्डिहाइड की ऑक्सीम, CH3CH, यहाँ O होता, O की जगह क्या आ गया NH2OH के साथ रिएक्शन के बाद NOH। हाँ, अब हम कोरिलेट इस तरह करते हैं इसमें कि हम देखते हैं कि OH और H वो किधर है। अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो उसको हम कहेंगे एंटी, और अगर H कौन सा, H C का, क्योंकि एल्डिहाइड है C में लगा हुआ, और OH कौन सा, N का, N में लगा हुआ क्योंकि वो ऑक्सीम है। अगर वो एक तरफ है तो वो हो गया सिन और ये हो गया हमारा एंटी, ये सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। अब वहीं पे अगर ये बना हुआ हो इस तरह, यानी वही एल्डिहाइड ही है लेकिन यहाँ C6H5CHO जब उसकी ऑक्सीम बनेगी, यानी कि उस केस में बेंजेल्डोक्सीम है, बेंजेल्डिहाइड की ऑक्सीम। तो आप देख रहे हैं यहाँ OH और H क्या है, ये एक दूसरे के एंटी है, तो इसको क्या कहेंगे, एंटी बेंजेल्डोक्सीम। अब वहीं पे अगर ये कीटोन से बना हुआ हो तो उस केस में इसका नाम कुछ इस तरह कैसे पड़ेगा, मतलब फर्क ये, अब ये कीटोन का ऑक्सीम है यानी कीटोक्सीम, तो हम कीटोक्सीम में तो H होता नहीं है इसमें क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है, तो अब हम कैसे कोरिलेट करें, हम सिर्फ लिख देते हैं कि कौन सा ग्रुप OH के सापेक्ष में सिन है या एंटी है। जैसे कि यहाँ देखिए ये दिया गया है, ये OH की तरफ कौन सा है, सिन, सेम साइड CH3, तो हम ये लिख सकते हैं इसको सिन मिथाइल इथाइल, क्योंकि इधर इथाइल है, कीटोक्सीम, कीटोन है ना, ऑक्सीम ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है N और OH। या हम इसको एंटी के तरफ से भी लिख सकते हैं, मतलब जो ग्रुप हम पहले लिखेंगे उसका मतलब है वो सिन, तो किसके सापेक्ष वो सिन, OH के, अगर एंटी तो किसके सापेक्ष वो एंटी, OH के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इथाइल, कौन इथाइल, अब क्या एंटी है ना, तो एंटी इथाइल, पहले इथाइल लिखा है, एंटी इथाइल, फिर मिथाइल कीटोक्सीम। अंडरस्टूड है कि अगर इथाइल इसके एंटी होगा तो मिथाइल तो ऑटोमेटिकली इसके सिन होगा, या अगर पहला नाम लिखा है कि अगर मिथाइल इसके सिन होगा तो C2H5 ऑटोमेटिकली OH के एंटी होगा। तो इस तरह कीटोक्सीम्स का नाम दिया जाता है। तो सोच के बताइए आप, ये वाला जो यहाँ लिखा हुआ है डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ये क्या है, ये सिन है, क्या नाम होगा, सिन है तो कौन सा ग्रुप इसमें सिन है OH के रिलेटिव, या एंटी है तो कौन सा ग्रुप उसमें एंटी है। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ let's see to something
which is not difficult at all. You have to just remember a few points, that is calculation of the number of geometrical isomers. Because obviously in exams, if you are given a certain geometrical isomer form and you are asked कि इसमें बताइए इसके कितने geometrical isomers होंगे, तो आप बैठ करके उसके ड्रॉ तो नहीं करेंगे, तो उसके पीछे एक सर्टन रूल होता है जिससे मैथमेटिकल से ढंग से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितने हमारे को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। तो हम देखिए सबसे पहले उसमें ये उदाहरण दे रहे हैं। ये इसमें हमारा जो टर्मिनल ग्रुप है, देखिए ये वाले में क्या है, फर्क है, आप देख रहे हैं CH3 CH3 CH 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 Cl, टर्मिनल ग्रुप्स इसमें दोनों तरफ फर्क हैं, तो सिमेट्री भी इसमें नहीं है। अब इसमें जो कैलकुलेशन होता है बहुत सिंपल होता है, 2 to the power of n, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स GI की बात कर रहे हैं, 2 to the power of n, और n क्या है हमारे ये डबल बॉन्ड्स, या हम कह सकते हैं जो स्टीरियो हमारे सेंटर्स हैं, तो उसमें कितने हमारे देखिए 2 हो गए, यहाँ 2, तो 2 to the power of n, तो कितने होंगे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नाउ यू कांट गो एंड सिट एंड जस्ट कीप ड्रॉइंग देम, है ना, तो इसमें एक सर्टेन मेथड से आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे, बता देंगे कि इसमें कितने हैं, 4 इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब हम देखते हैं एक दूसरा केस, जहां टर्मिनल जो ग्रुप्स हैं वो देखिए क्या हैं, टर्मिनल ग्रुप्स इस केस में जो हैं वो सेम है, और n जो है हमारे वो इवन, यानी कि जो हमारे यहाँ स्टीरियो सेंटर्स हैं डबल बॉन्ड्स, वो हमारे कितने हैं, इवन है, 2 है ना, तो इवन है। तो उसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हम निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1। n तो आपको पता ही है क्या है, इसमें जो हमारे ये हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दीज डबल बॉन्ड्स और द स्टीरियो सेंटर्स, दीज 2। तो अब हम इन्हीं को रख लें यहाँ पे, 2 n है यहाँ, n to the power of n minus 1, तो अब हम यहाँ लगते हैं 2 minus 1 प्लस 2 n अपॉन 2, यानी कि 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, 2 to the power of 1, 2 to the power of 0 बराबर 2 to the power of 1 is equal to 2, 2 to the power of 0 is equal to 1। तो यानी कि टोटल कितने आ जाएंगे हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें 3 आ जाएंगे। ये किस केसेस में होगा, जब हमारे टर्मिनल ग्रुप्स जो हैं वो कैसे हैं, सेम, ये कैसा है, सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं इसको, और जहां फर्क है वो ये सिमेट्रिकल कहते हैं कई बार, जो टर्मिनल ग्रुप्स जो लगे हुए हैं वो फर्क होते हैं, तो उससे ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब देखिए वहीं पे हम देखते हैं तीसरा केस क्या, तीसरा केस जब हमारा टर्मिनल ग्रुप तो सेम हो लेकिन हमारा जो n हो वो क्या हो, ऑड। तो जब n ऑड होगा तो उसमें देखिए ये कैलकुलेशन है करा हुआ कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं, फिर से आप रख लीजिए कैलकुलेशन। अब इस पार्ट में थोड़ा सा इसमें अब देखिए ये 2 वहां था हमारा, इसी तरह n minus 1 to the power of n minus 1, और यहाँ to the power of n minus 1 upon 2, बस वहां n upon 2 minus 1 था, यहाँ है n minus 1 upon 2। So you have to just know this formula, and for the ones which are where n is equal to odd, अब ये odd है देखिए 1 2 3 इस केस में, तो अब हम ये वैल्यूज पुट करें तो आ जाएगा हमारा वैल्यू जो आ गई 2 to the power of n हमारा क्या है 3, तो 3 minus 1 प्लस 2 to the power of 3 minus 1, n minus 1 है क्योंकि 3 minus 1 है, और अपॉन 2, तो अपॉन 2, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 to the power of 2, 3 minus 1 2, फिर ये आ जाएगा हमारा 2 to the power of 2 upon 2, 3 minus 1 upon 2, तो ये आ जाएगा हमारा, ये तो 1 हो गया, तो 2 2 ये 4 प्लस 2 6, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे कितने होंगे, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो गुड डे।